पिछले एपिसोड में हमने राजदेव रंजन की कहानी देखी, एक निडर मेहनती पत्रकार जिसने 24 साल तक सिवान की सच्चाई लिखने की कोशिश की। लेकिन उस कहानी को पूरी तरह समझने के लिए हमें उस शख्स की कहानी भी समझनी होगी जिसका नाम इस पूरे केस में बार बार हर रिपोर्ट में, हर चार्जशीट में सामने आता है, मोहम्मद शहाबुद्दीन। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने बिहार की राजनीति में एक ऐसा मॉडल स्थापित किया जहां चुनावी ताकत और आपराधिक ताकत दोनों एक दूसरे के पूरक बन गए। मोहम्मद शहाबुद्दीन का जन्म 10 मई 1967 को हुआ था। वो शेख हबीबुल्लाह के बेटे थे और सिवान जिले से ताल्लुक रखते थे, वही जिला जहां आने वाले सालों में उनका नाम कानून व्यवस्था और राजनीति दोनों के लिए एक पर्यायवाची बन जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि शहाबुद्दीन कोई अनपढ़, सिर्फ बाहुबल के दम पर आगे बढ़ने वाला इंसान नहीं था। उपलब्ध रिकॉर्ड्स के मुताबिक उन्होंने 1994 में मास्टर्स डिग्री हासिल की और इसके बाद 2003 में बीआर, अंबेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से पीएचडी भी पूरी की। एक तरफ अकादमिक उपलब्धियां, दूसरी तरफ आपराधिक मामलों की एक लंबी फहरिस्त। ये वो अजीब विरोधाभासी मिश्रण था जिसने शहाबुद्दीन के व्यक्तित्व को आकार दिया। रिपोर्टों के अनुसार शहाबुद्दीन का पहला पुलिस केस 1986 में दर्ज हुआ था। उस वक्त वो कॉलेज के छात्र थे। ये शुरुआत आने वाले दशकों में बनने वाली एक बहुत लंबी आपराधिक फहरिस्त की पहली कड़ी थी। लेकिन यहां एक बात समझनी जरूरी है। बिहार जैसे राज्यों में 80 और 90 के दशक में छात्र राजनीति और स्थानीय गुंडागर्दी के बीच की रेखा अक्सर बेहद धुंधली होती थी। कई नेता जो आगे चलकर बड़े राजनीतिक चेहरे बने, उनकी शुरुआत भी इसी तरह के छात्र राजनीति और स्थानीय टकरावों से हुई थी। शहाबुद्दीन की कहानी इस मायने में उस दौर के बिहार की एक बड़ी व्यापक कहानी का हिस्सा है। 1989 में शहाबुद्दीन ने अपना पहला बड़ा राजनीतिक कदम उठाया। वो जीरादेई विधानसभा सीट से विधायक चुने गए। ये वो दौर था जब बिहार की राजनीति तेजी से बदल रही थी। मंडल आयोग की सिफारिशों के बाद जातीय समीकरण नए सिरे से बन रहे थे और पिछड़ी जातियों और मुस्लिम समुदाय के गठजोड़ पर आधारित राजनीति एक नई ताकत बनकर उभर रही थी। शहाबुद्दीन ने इसी बदलते हुए राजनीतिक माहौल में अपनी जगह बनाई, लेकिन उनकी असली पहचान बनी लोकसभा की राजनीति में। 1996 में वो पहली बार सिवान लोकसभा सीट से सांसद चुने गए, उस वक्त जनता दल के टिकट पर। इसके बाद 1997 में जब लालू प्रसाद यादव ने राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना की, तो शहाबुद्दीन भी इसी नई पार्टी से जुड़ गए। अगले कई सालों तक आरजेडी और शहाबुद्दीन का नाम एक दूसरे से जुड़ा रहा। वो 1998 में, फिर 1999 में और आखिरकार 2004 में कुल 4 बार सिवान से सांसद चुने गए। ये सिलसिला अपने आप में हैरान करने वाला है, क्योंकि ये सब उस दौर में हुआ जब शहाबुद्दीन के खिलाफ पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हो चुके थे। 2004 के चुनावी हलफनामे के मुताबिक उस वक्त उनके खिलाफ 19 आपराधिक मामले दर्ज थे, जिनमें गंभीर आरोप जैसे हत्या और अपहरण भी शामिल थे। इसके बावजूद वो चुनाव जीतने में कामयाब रहे। ये इस बात का साफ सबूत है कि सिवान में उनकी पकड़, उनका जनाधार इतना मजबूत था कि आपराधिक मामले भी उनकी चुनावी जीत को रोक नहीं पाए। अब सवाल ये उठता है, आखिर एक ऐसा इंसान जिस पर इतने आपराधिक मामले दर्ज थे, वो बार बार चुनाव कैसे जीतता रहा? इसका जवाब बिहार की उस राजनीतिक व्यवस्था में छिपा है जहां बाहुबली यानी मसल पावर वाले नेताओं का एक पूरा वर्ग उभरा था। ये वो नेता थे जो सिर्फ वोट की राजनीति नहीं करते थे, वो अपने इलाके में एक समानांतर सत्ता व्यवस्था चलाते थे जहां वो खुद ही कानून थे, खुद ही न्याय व्यवस्था थे। गरीब और कमजोर तबके के लिए ऐसे नेता कई बार एक संरक्षक की तरह काम करते थे। विवादों को निपटाना, स्थानीय समस्याओं को सुलझाना, बदले में राजनीतिक वफादारी और वोट हासिल करना, ये एक ऐसा सिस्टम था
जहां डर और वफादारी दोनों मिलकर एक मजबूत वोट बैंक बनाते थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय पुलिस ने शहाबुद्दीन को एक कैटेगरी का हिस्ट्री शीटर घोषित कर रखा था, यानी पुलिस के अपने रिकॉर्ड में भी उन्हें एक बेहद खतरनाक संगठित अपराध से जुड़ा शख्स माना जाता था। इसके बावजूद राजनीतिक संरक्षण की वजह से कानून का शिकंजा उन तक सालों तक ठीक से नहीं पहुंच पाया। 2003 में शहाबुद्दीन को व्यापारी चोटलाल गुप्ता के कथित अपहरण के आरोप में गिरफ्तार किया गया, लेकिन भारतीय चुनावी कानून के मुताबिक सिर्फ आरोपी होना जब तक 2 साल से ज्यादा की सजा वाली दोष सिद्धि न हो, किसी को चुनाव लड़ने से नहीं रोकता। यही वजह थी कि जेल में रहते हुए भी अंडर ट्रायल कैदी के तौर पर शहाबुद्दीन 2004 का चुनाव लड़ने के योग्य बने रहे और उन्होंने ये चुनाव जीता भी। उन्हें 69.8% वोट मिले, जो किसी भी उम्मीदवार के लिए एक भारी भरकम जीत मानी जाती है। लेकिन शहाबुद्दीन की कहानी का सबसे अंधेरा अध्याय 2004 में ही लिखा जाना शुरू हुआ। इसी साल सिवान में 2 भाइयों, रिपोर्ट्स में इन्हें अलग अलग जगह सतीश और गिरीश रोशन या सत्येंद्र और सतीश राज नाम से दर्ज किया गया है, का अपहरण किया गया और बाद में उनकी हत्या कर दी गई। रिपोर्टों के अनुसार यह हत्या तब हुई जब भाइयों ने रंगदारी यानी एक्सटॉर्शन की रकम देने से इनकार कर दिया था। जांच में शहाबुद्दीन का नाम इस साजिश के मास्टरमाइंड के तौर पर सामने आया। इस केस में जो सबसे डरावनी कड़ी है वो है तीसरे भाई राजीव रोशन की कहानी। राजीव, जो अपने दोनों भाइयों की हत्या का चश्मदीद गवाह था, उसने अदालत में गवाही देने की हिम्मत दिखाई, लेकिन 6 जून 2014 को जब वो एक ट्रायल कोर्ट में गवाही देने जा रहा था तो अज्ञात हमलावरों ने उसे गोली मारकर हत्या कर दी। ये घटना इस बात की एक भयानक मिसाल है कि कैसे बिहार जैसे राज्यों में गवाहों की सुरक्षा एक गंभीर समस्या रही है, खासकर जब मामला किसी ताकतवर राजनीतिक रूप से जुड़े आरोपी से जुड़ा हो। एक गवाह जिसने न्याय की उम्मीद में अदालत का रुख किया, वो खुद इंसाफ मिलने से पहले ही मौत का शिकार बन गया। इसके बावजूद मामला आगे बढ़ता रहा। 9 दिसंबर 2015 को सिवान की एक विशेष अदालत ने जज अजय कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में शहाबुद्दीन और 3 अन्य आरोपियों राजकुमार साहा, शेख असलम और आरिफ हुसैन को इस डबल मर्डर केस में दोषी करार दिया। अदालत ने हत्या, रंगदारी के लिए अपहरण, सबूत मिटाने और आपराधिक साजिश की धाराओं के तहत उन्हें दोषी पाया और अगले ही दिन आजीवन कारावास की सजा सुनाई। ये फैसला बाद में पटना हाई कोर्ट और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा। यानी ये एक ऐसा मामला है जिसमें शहाबुद्दीन की दोष सिद्धि पूरी तरह अदालतों से पुष्ट है, किसी थ्योरी या आरोप के स्तर पर नहीं रुकी। फरवरी 2018 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शहाबुद्दीन को सिवान जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया। यह फैसला इस बात का इशारा करता है कि अदालत को यह चिंता थी कि सिवान में रहते हुए शहाबुद्दीन की पकड़ और प्रभाव न्याय प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं। एक और दिलचस्प और चिंताजनक घटना इस केस से जुड़ी हुई है। वो जज अजय कुमार श्रीवास्तव, जिन्होंने शहाबुद्दीन को दोषी करार दिया था, उन्होंने खुद अपने तबादले का अनुरोध किया। रिपोर्ट के मुताबिक ये अनुरोध उन्होंने उस वक्त किया जब शहाबुद्दीन को पटना हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जेल से रिहाई मिली थी। एक जज का अपने ही फैसले के बाद तबादले की मांग करना, यह घटना बिहार में उस दौर की कानून व्यवस्था की स्थिति पर एक गंभीर सवाल खड़ा करती है। हालांकि यहां हमें सावधान रहना होगा। रिपोर्ट में सिर्फ ये दर्ज है कि जज ने तबादला मांगा। इसकी असली वजह क्या थी, ये जज ने खुद सार्वजनिक तौर पर विस्तार से नहीं बताया। हम इस पर अटकल नहीं लगाएंगे, सिर्फ ये तथ्य दर्ज करेंगे कि ये घटना उसी माहौल में हुई जिसमें बाकी ये पूरा केस चल रहा था। शहाबुद्दीन की निजी जिंदगी में उनकी पत्नी हिना शाह भी राजनीति में सक्रिय रही। 2009 में जब शहाबुद्दीन खुद जेल में होने की वजह से चुनाव नहीं लड़ पाए,
तो हिना शहाब ने आरजेडी के टिकट पर सिवान से चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गई ओम प्रकाश यादव से, जो उस वक्त एक अलग पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। 2014 में भी हिना शहाब को हार का सामना करना पड़ा। ये दिखाता है कि जैसे जैसे समय बीतता गया, शहाबुद्दीन और उनके परिवार की राजनीतिक ताकत में कुछ कमी जरूर आई, भले ही उनका सामाजिक प्रभाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ हो। अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे अहम मोड़ पर, राजदेव रंजन के साथ शहाबुद्दीन का संबंध। अलग अलग रिपोर्ट्स में शहाबुद्दीन पर दर्ज कुल आपराधिक मामलों की संख्या अलग अलग बताई गई है। कहीं 40 से ज्यादा, कहीं 58, तो चुनावी हलफनामे में 19। ये अंतर शायद अलग अलग समय पर दर्ज की गई रिपोर्टिंग की वजह से है। जैसे जैसे नए मामले दर्ज होते गए, संख्या बढ़ती गई, लेकिन एक बात हर स्रोत में एक जैसी है, यह संख्या किसी भी सामान्य राजनेता के लिए अकल्पनीय है। ये एक ऐसे इंसान की तस्वीर बनाती है जिसकी जिंदगी लगातार अदालतों, पुलिस स्टेशनों और जेल की सलाखों के बीच बंटी रही, फिर भी जिसकी राजनीतिक और सामाजिक ताकत दशकों तक बरकरार रही। राजदेव रंजन अपनी पत्रकारिता के दौरान इसी शहाबुद्दीन से जुड़ी खबरों को कवर करते रहे। उनके आपराधिक मामले, उनकी अदालती कार्यवाही, उनकी राजनीतिक गतिविधियां एक स्थानीय पत्रकार के लिए, जो सिवान जैसे शहर में रहकर इतने ताकतवर और खतरनाक व्यक्ति के बारे में लगातार रिपोर्टिंग करता हो, ये अपने आप में एक बेहद जोखिम भरा काम था। ये कोई ऐसा टकराव नहीं था जो अचानक शुरू हुआ हो। ये एक लंबे समय से बन रहा तनाव था, जो आने वाले एपिसोड में 2016 की मार्च में एक ऐसी खबर की वजह से और गहरा गया, जिसने आखिरकार इस पूरी कहानी को एक ऐसे मोड़ पर पहुंचा दिया जहां से वापसी नामुमकिन हो गई। 1 मई 2021 को कोविड-19 की वजह से शहाबुद्दीन का तिहाड़ जेल में निधन हो गया, दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश के बावजूद जिसमें जेल प्रशासन को उनकी उचित चिकित्सा देखभाल सुनिश्चित करने को कहा गया था। इस तरह एक ऐसे इंसान की कहानी खत्म हुई जिसने 3 दशकों तक बिहार की राजनीति और अपराध दोनों की दुनिया में एक गहरी, अमिट छाप छोड़ी। लेकिन उनकी मौत के बावजूद राजदेव रंजन हत्याकांड का मामला खत्म नहीं हुआ। सीबीआई की चार्जशीट में उनका नाम दर्ज है और ये केस कानूनी तौर पर आज भी उन सवालों से जुड़ा हुआ है जिनका पूरा जवाब हमें आने वाले एपिसोड्स में तलाशना होगा। अगले एपिसोड में हम पहुंचेंगे मार्च 2016 की उस खबर पर जिसने कहा जाता है कि रंजन और शहाबुद्दीन के बीच के तनाव को एक नए खतरनाक स्तर पर पहुंचा दिया। एक ऐसी स्टोरी जिसके बाद रिपोर्ट्स के अनुसार रंजन को सीधी धमकियां मिलनी शुरू हुई। आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भारत की राजनीति में आज भी ऐसे बाहुबली मॉडल की गूंज बाकी है? कमेंट में जरूर बताइए। अगर एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करें और अगला एपिसोड मिस न करने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए।